यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर 17, राइट। तो इसका पार्ट 1 में आपको डिस्कस करा चुका हूँ, ठीक है। पार्ट 1 में आपके जो 52 क्वेश्चन थे मैंने आपको यहाँ से करा दिया है, राइट। और जो यहाँ से स्टार्ट कराएंगे आप 53 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर पार्ट 2 में रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन तक, 53 से 100 क्वेश्चन तक, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखो डेली टारगेट चल रहा है, वो भी आपको फॉलो करना है। यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स जो रहते हैं वो भी देता रहता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक हैं। 25 मई को जो प्रीलिम्स एग्जाम होना है यूपीएससी का, उसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, उस टॉपिक को यहाँ पर मैं आपको देता हूँ पढ़ने के लिए, ठीक। तो आप यहाँ पर भी इसको जाके देख सकते हो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 53 से। यहाँ से 53 क्वेश्चन है। सातवाहन काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सातवाहन शासक स्वयं को ब्राह्मण मानते थे, जो पारंपरिक ब्राह्मणवादी धारणा के विपरीत था कि केवल यहाँ पर क्षत्रिय ही शासन करने का अधिकार रखते थे, ठीक है, रखते हैं। यहाँ से क्या होगा, पहला जो स्टेटमेंट होगा हमारा यहाँ से इसका ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सातवाहन जो हमारे शासक थे प्राय स्वयं को ब्राह्मण मानते थे, जिन्होंने क्षत्रियों के अभियान को यहाँ पर चूर चूर कर दिया। जो यहाँ पर जो पारंपरिक ब्राह्मणवादी सिद्धांत, जैसा कि यहाँ पर विभिन्न जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें वर्णित होता था और उनको चुनौती देते थे, ठीक है। जिसमें यहाँ पर कहा जाता है कि कहा गया है कि जो केवल क्षत्रिय ही यहाँ पर इसके राजस्व के अधिकारी होंगे, इनका अधिकार उनके पास होगा। तो पहला यहाँ से हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सातवाहन जो थे अभिलेख में अक्सर जो मातृवंशीय वंशावली का उल्लेख मिलता है, जो धर्मशास्त्रों में निर्धारित प्रतीकात्मक जो मानदंड है उससे भिन्न होते हैं, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी आपकी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो कई सातवाहन जो शासक थे, जैसे गौतमीपुर सतकर्णी, शाब्दिक रूप से यहाँ पर गौतमी का पुत्र, ठीक है, उनकी पहचान को लेकर यहाँ पर मातृवंशी उपाधियों से होती थी, अर्थात वे अपनी माताओं के नाम पर पहचाने जाते थे, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा जो यहाँ पर ये थे, ये पितृवंश के मतलब पितृ के नाम से यहाँ पर पहचाने जाता है, ऐसा कुछ बोल देगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। तो क्या सेकंड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला भी करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, पूछे सही कौन सा है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसके करेक्ट हो जाएंगे 53 के। 54 नंबर क्वेश्चन है जैन दर्शन, है ना। जैन धर्म अभी मैंने टॉपिक भी दिया आपको पढ़ने के लिए, कल टारगेट दिया था जैन धर्म, वहाँ से अगर ये आपने किया होगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। देखते हैं, जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर स्याद्राद की अवधारणा का सटीक वर्णन करता है, ठीक है। इनमें से जो जैन धर्म के दर्शन के संबंध में कौन सा स्याद्राद जो अवधारणा है उसकी सटीक वर्णन करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, जैन धर्म का जो हमारा स्वैतवाद है, ये सिद्धांत स्वैत किसी तरीके या किसी विशेष दृष्टिकोण से, और वाद क्या होता है, सिद्धांत, है ना। तो ये बोलता है सशस्त्र या सापेक्ष भविष्यवाणी का सिद्धांत मान सकते हो इसका, ऐसा, राइट। ये इस बात पर जोर देता है कि कोई भी निर्णय निरपेक्ष सत्य नहीं होता है, बल्कि वह केवल किसी विशेष दृष्टिकोण के संदर्भ में ही सत्य होता है, राइट। ये जैन विश्वास को दर्शाता है और वास्तविकता जटिल और जो बहुपक्षी होती है वो इनको दिखाता है, ठीक है। इसलिए क्या वास्तविकता के बारे में हमारा कोई भी कथन केवल आंशिक रूप से सत्य होता है। ये इस पर निर्भर करता है कि हम किस पहलू पर विचार कर रहे हैं, जैसे कि हमारा द्रव्य, स्थान या समय भाव, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से जो बी स्टेटमेंट है हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सिद्धांत है कि सभी जो कथन है किसी विशेष दृष्टिकोण के तरीके से सत्य हो सकते हो, ठीक है। बी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। 55 है, भारतीय दार्शनिक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित संस्थापक उनको युग्म पर विचार करना है। दर्शन और यहाँ पर संस्थापक दे रखे हैं, ठीक है। देखते हैं इसको। यहाँ से पहला हमारा क्या है, सांख्य हमारा क्या है, सांख्य जो है कपिल द्वारा प्रतिपादित यहाँ पर किया गया, जिन्होंने सांख्य सूत्र की रचना की थी। योग दर्शन की स्थापना योग सूत्र 2वीं शताब्दी से पूर्व के जो लेखक थे पतंजलि ने की थी, है ना। ये भी हमारा करेक्ट हो गया। तीसरा, न्याय बोला है। न्याय क्या होगा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम माने जाते हैं, जो न्याय सूत्र के रचयिता भी थे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, तीसरा भी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। चौथा, वैशेषिक क्या है, वैशेषिक जो कणाद थे इनको वैशेषिक दर्शन का संस्थापक माना जाता है और इनके मूलभूत पाठ की रचना का श्रेय इन्हें दिया जाता है, ठीक है। तो चौथा भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चारों बातें हमारे यहाँ से करेक्ट हैं, तो आंसर क्या होगा, डी यहाँ से सभी सम्मिलित सही है, ठीक है। 56 नंबर, एग्रीवोल्टाइक फार्मिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। एग्रीवोल्टाइक जो फार्मिंग है इसके बारे में विचार करना है। आज मैंने आपको टॉपिक दिया है जो हमारी कितनी टाइप की फार्मिंग है ना, एग्रीकल्चर से मैंने आपको टॉपिक दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ से आप जो अगर ये टॉपिक आज पढ़ेंगे आज वाला डेली टारगेट का, तो शायद आपको यहाँ पर एग्रीवोल्टाइक टॉपिक आपको मिलेगा फार्मिंग का, राइट। वहाँ से आपको एक टॉपिक कवर करना है। आगे देखते हैं, ये कृषि और सौर फोटोवोल्टाइक जो हमारे विद्युत उत्पादन के लिए भूमि के एक साथ उपयोग को संदर्भित करता है, जिससे भूमि उपयोग की दक्षता बढ़ती है, राइट। पहला क्या होगा, पहला हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि एग्रोवोल्टाइक जो हमारा फार्मिंग है, जिसे एग्रोवोल्टाइक भी कहता है, ये एक सतत नवाचार जिसमें एक ही भूमि क्षेत्र का उपयोग तथा ऊर्जा उत्पादन एवं कृषि उत्पादन दोनों के लिए यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ये दोहरा उपयोग भूमि की जो उत्पादकता है उसको अधिकतम बढ़ा देता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा ये। और तीसरा पॉइंट हमारा इसी में होगा कि जो विशेष रूप से भूमि की जो कमी होती है, जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होते हैं उसमें अत्यंत मूल्यवान
होता है ये, ठीक है। तो 3 पॉइंट हमारे इसके याद रखने, पहला बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। 56 का पहली करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से, एग्रोवोल्टिक सिस्टम आंशिक छाया के माध्यम से वाष्पीकरण को कम करके शुष्क क्षेत्रों में फसल की पैदावार को सुधार कर सकता है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड पे हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि जो गर्म और शुष्क क्षेत्र होते हैं उसमें सौर पैनल आंशिक छाया प्रदान करते हैं, जिससे क्या मृदा में नमी की कमी होती है, जो नमी है उसकी कमी होती है और वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। इससे कुछ जो फसल हैं जैसे ब्रोंकली होते हैं ना, उनके लिए यहाँ पर एक अधिक अनुकूल सूक्ष्म जलवायु की निर्मित होती है, जो उत्पादन क्षमता को वृद्धि कर सकती है और यहाँ पर जल की आवश्यकता को कम करती है, राइट। तो आंसर क्या होगा, सेकंड हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। पहला भी यहाँ से करेक्ट था, तो आंसर क्या होगा, पूछा सही कौन सा है, तो दोनों हमारी बातें करेक्ट हैं, सी स्टेटमेंट। 57, जैव विविधता हॉटस्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट बनने के लिए उसमें कम से कम 1500 प्रजातियां संबंधी पौधे की स्थानिक होनी चाहिए और उनकी मूल जो प्राकृतिक वनस्पति उनका कम से कम 70% भाग नष्ट हो चुका होना चाहिए, तब क्या बनेंगे, तब इनको हम जैव विविधता हॉटस्पॉट के संदर्भ में लाएंगे, राइट। ये बोल रहे हैं यहाँ पर स्टेटमेंट में। तो पहली बात हमारी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी इसकी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो पहला हमारा जो बात यहाँ से इसलिए करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर देखो कंजर्वेशन जो हमारा इंटरनेशनल के अनुसार एक क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित किया था जब 2 मानदंडों को पूरा करता है। एक तो इसमें स्थानिक के रूप में संवहनीय जो पौधे कम से कम 1500 प्रजातियां यहाँ पर होनी चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात इसी में कि यहाँ पर ये इसमें कम से कम 70% मूल निवास स्थान का नष्ट हो जाना चाहिए, मूल रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण, है ना। ये सुनिश्चित करता है कि यहाँ पर जैव विविधता है उसकी समृद्ध होने के साथ साथ ये गंभीर संकटग्रस्त भी है, तब आप क्या तब आप इसको जैव विविधता हॉटस्पॉट बोल सकते हो, है ना। तो पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो गया। दूसरा, सभी जैव विविधता हॉटस्पॉट उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में स्थित होते हैं, राइट। ये बोला सभी जितने भी यहाँ पर जैव विविधता हॉटस्पॉट है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में स्थित होंगे क्योंकि वहाँ प्रजातियों की समृद्धता और जलवायु की स्थिरता होती है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये गलत है ना। यहाँ पे दूर से ही गलत लग रहा था क्योंकि सभी जैव विविधता की बात कर रहा था, बाकी देखते क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पर जबकि हमारे कई जैव विविधता हॉटस्पॉट उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और सभी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में स्थित नहीं होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर सभी नहीं है, कुछ कुछ यहाँ पर हैं जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं इसमें, ठीक है। उदाहरण के लिए हमारे हॉटस्पॉट अल्पाइन जो हमारे घास के मैदान ये सब शामिल होंगे, तथा भूमध्यसागरीय क्षेत्र में बेसिन जो हमारे समशीतोष्ण जलवायु केंद्र है वो यहाँ पर हॉटस्पॉट में देखे जाएंगे, ठीक है। तो हमारे कुछ यहाँ पर उष्णकटिबंधीय और कुछ यहाँ पर क्या होगा भूमध्यसागरीय जलवायु में भी आएंगे, राइट। तो सेकंड हमारा गलत होगा। तीसरा है, भारत विश्व के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट में सम्मिलित है जिसमें 2 की सीमाएं भारत की राष्ट्रीय सीमा से बाहर विस्तृत है, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर भारत विश्व के जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जो हमारे जैव विविधता हॉटस्पॉट इसका आवास होता है हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडरलैंड जो हमारा निकोबार द्वीप समूह ये, इनमें से इंडो बर्मा और सुंडरलैंड पड़ोसी देशों में विस्तृत है जो सीमा पर जो हमारी पारिस्थितिक क्षेत्र है उसका यहाँ पर संकेत देते हैं, ठीक है। तो तीसरा हमारा करेक्ट होगा और पहला करेक्ट होगा और दूसरा यहाँ से गलत था, तो आंसर क्या होगा 57 का बी। 1 और 3 यहाँ से हमारे पूछा सही कौन से, तो सही होंगे, ठीक है। बी नंबर 57 का बी। 58 नंबर, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये काफ़ी ज़रा न्यूज़ में था एराविकुलम, है ना। इस बार क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, ठीक है। ये द हिंदू में भी दे रखा था और इंडियन एक्सप्रेस में भी न्यूज़ में भी यहाँ पर दे रखा था, ठीक है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में आपको विचार करना है, ये नीलगिरी तहर के प्राकृतिक आवास है जो एक स्थानिक और संकटग्रस्त जो पर्वतीय खुरदारी प्रजाति है ये होती है, ठीक है। तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि केरल में स्थित एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी तहर का प्राथमिक जो हमारा प्राकृतिक आवास होगा, ये एक पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाला संकटग्रस्त जो प्राणी है जिसे आयुष्मान की लुप्त प्रजाति की सूची में शामिल किया गया है और ये तमिलनाडु का राज्य पशु भी है, राइट। ये उद्यान इस प्रजाति की सबसे बड़ी जीवित आबादी की मेजबानी करता है ना। तो 3-4 बातें इसकी याद रखनी है, पहला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा, उद्यान अन्य पहाड़ियों में स्थित है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है ये। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये गलत है क्योंकि ये उद्यान जो हमारा पश्चिमी घाट में स्थित है। कहाँ स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है, राइट। और ये विशेष रूप से अन्य पहाड़ियों में ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं माना जाता है, इसके बजाय यह मुन्नार जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है, तो ये गलत हो गया। तीसरा, यहाँ पाई जाने वाला 16 घास भूमि जो पारिस्थितिक तंत्र का स्थानिक जो फूल है उसके पौधे का समर्थन करता है जिसमें 12 वर्षों में एक बार फूल खिलता है, खिलने वाला दुर्लभ नीलकुरंजी भी शामिल होता है इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे से करेक्ट है क्योंकि उद्यान में अनूठी हमारी जो एक होती है कि जैसे कि घास जो हमारी 16 घास भूमि है इसमें पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता और स्थानिक जो होती है उसमें समृद्ध होती है। नीलकुरंजी जो महाराज है ये प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खिलता है जो घास के मैदानों को यहाँ पर नीले बैगनी रंग से ढक देता है, ठीक है। तो हमारा क्या ये भी करेक्ट होगा, 2 बातें करेक्ट हैं, एक तो पहला और एक तीसरा, तो आंसर क्या होगा सी
पूछा क्या सही कौन सा है, तो सी। देखो यहाँ पे सीधे से आपने क्या किया, जैसे देखा ए क्वेश्चन करेक्ट है, जाके देखा क्वेश्चन कहाँ है, मार दिया ऐसा, भले ही यहाँ पे क्या है गलत पूछा हो, है ना। लेकिन आप तो क्या, ये आपके लिए बता रहा हूँ कि क्या आपको यहाँ पे देखना है, ये करने के बाद आपको सीधा यहाँ पे जाके देखना क्या पूछा है। सही पूछा तो ठीक है, अगर गलत पूछा हो तो आपका आंसर यहाँ से अगर 3 मारते तो गलत हो जाता, तो केवल 2 होता अगर गलत पूछता तो, ठीक है। 59, इसलिए क्वेश्चन करने के बाद सीधा आप जाके नीचे देखो कि पूछ क्या रहा है वो, राइट। यहाँ पे जो भी पूछता है सीधा सा पेन लो, और यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन लिख रखा है, जैसे यहाँ क्या पूछा है, पूछ रहा है क्या है, सटीक बन कर रहा है, क्या गलत, जैसे यहाँ पर दे रखा है क्या सही है क्या गलत है, तुरंत जाकर उसको हाईलाइट कर दो, गोला बना दो, है ना, तो आपको दूर से दिखेगा क्या बोल रहा है, राइट। आगे देखते हैं 59, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक संदर्भ में गैप लिमिटेशन शब्द का सटीक वर्णन करता है, ठीक है। गैप लिमिटेशन शब्द का सटीक वर्णन में से कौन करता है, तो ये बताना है। देखो इनमें से ऑप्शन दे रखा है, पहला, ये खराब दर्श क्षमता के कारण शिकार का पता लगाने में शिकारी की समर्थता को संदर्भित करता है, गलत है। दूसरा, इसमें मौसमी खाद्य पदार्थों की कमी के कारण भी शिकारी को आहार दर यहाँ पर सीमित होने का उल्लेख होता है, भी गलत है। तीसरा, ये शिकारी के मुख के भौतिक आकार द्वारा लगाए गए शिकार के आकार को सीमा को दर्शाता है, ठीक है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, सी नंबर, क्योंकि हमारा जो गैप लिमिटेशन एक पारिस्थितिक उदाहरण है जो शिकार के यहाँ पर अधिकतर यहाँ पर जो आकार है उसके यहाँ पर परिचित करता है, जो एक शिकारी उपभोग कर सकता है, जो शिकारी के मुख यहाँ पर गैप के भौतिक आकार के रूप में निर्धारित करता है, और ये मत्स्य, उभयचर और कुछ सरीसृप में विशेष रूप से समान होते हैं, जहाँ मुख बोलने का यहाँ पर आकार शिकार के चयन के साथ यहाँ पर सख्त बाधा डालता है, राइट। तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आंसर देखते हैं, मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, 60। ये क्षेत्र विभिन्न, देखो यहाँ पर कोई किसी क्षेत्र की बात कर रहा है ना, देखते हैं इसको। ये क्षेत्र विभिन्न जो भौगोलिक जो क्षेत्र हैं उसके बीच एक संक्रमण क्षेत्र है, जिसके परिणामस्वरूप यहाँ बहुत अधिक यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। ये भारत के उत्तर पूर्व में तुरा श्रेणी में स्थित है। ये क्षेत्र भारत में एकमात्र वानर प्रजाति होलोक गिब्बन की आबादी के लिए यहाँ पर जाना जाता है। यहाँ दुर्लभ ऑर्किड और औषधि पौधे भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये क्षेत्र घने उष्णकटिबंधीय और हमारे जो उष्णकटिबंधीय वनों हैं उनके यहाँ पर युक्त होता है, जो कार्बन अवशोषण की उच्च क्षमता यहाँ पर रखता है। निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व की यहाँ पर ये बात कर रहा है, राइट। तो ये बात कर रहा है हमारी, देखो ये बात कर रहा है कौन सी, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। जो हमारा नोक्रेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये इसका वर्णन कर रहा है, जो भारत के उत्तर पूर्व में, कहाँ पर, उत्तर ये हो गया और पूर्व ये हो गया, तो उत्तर पूर्व मतलब इस साइड में आपको यहाँ पाया जाता है, ठीक है। जो तुरा रेंज वेस्ट गारो जो मेघालय हिल्स उसमें यहाँ पर एक यूनेस्को नामित बायोस्फीयर रिजर्व है, जो विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों के बीच अपने जो अद्वितीय संक्रमणकालीन परिस्थिति के स्थान के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये लुप्त प्राय जो हमारी पश्चिम जो होलोक गिब्बन है उसका आवास भी है, जो इस क्षेत्र के लिए विशेष रूप से एक प्राइमेट है, और विभिन्न ऑर्किड औषधि पौधों को लेकर यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति को लेकर यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा इसका 60 का बी। 61, भारत में हाथी रिजर्व के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में हाथी रिजर्व को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्रों के रूप में नामित किया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, पहला यहाँ से जो स्टेटमेंट रहेगा इसका ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण 1972 के अंतर्गत हाथी रिजर्व नामित नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के विपरीत वे कानूनी रूप से संरक्षित नहीं है, इसके बजाय उन्हें केंद्र प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट एलिफेंट 19 जो 1992 है उसके तहत प्रशासनिक रूप से अधिसूचित क्षेत्र होता है ना। तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, लेमरू हाथी रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लेमरू हाथी रिजर्व हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है, विशेष रूप से कोरबा जिले में। ये उत्तरी छत्तीसगढ़ के हाथियों के जो आवास है उसके संरक्षित करने के लिए मानव हाथी संघर्ष को यहाँ पर कम करने का प्रस्ताव है, जो ओडिशा के हमारे झारखंड से यहाँ से जो प्लान करने वाले हाथी है उसके लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण गलियारा क्षेत्र भी माना जाता है। तीसरा, भारत में पहला हाथी रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया था। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है, क्यों, क्योंकि भारत में पहला हाथी रिजर्व सिंहभूमि हाथी रिजर्व था, जिसे वर्ष 1992 में झारखंड राज्य है ना तब उस समय बिहार का हिस्सा था तब स्थापित किया गया, ना कि तमिलनाडु का। तो तीसरा गलत हो गया। पूछे कौन सा सही है, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट हमारा सही है। कौन सा स्टेटमेंट, वो भी सेकंड नंबर का स्टेटमेंट हमारा एक यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 62 है, निम्नलिखित पादप प्रजातियों को उन पर विचार करना है। एकेसिया, ठीक है, कैलोट्रोपिस और निकोटियाना और अफीम पोस्ता, इनमें से कौन सा साग भक्षण के प्रति रासायनिक अथवा रूपांतरण सुरक्षा प्रदर्शित करता है, ठीक है। देखो यहाँ से जो प्रदर्शित करता है उनमें से कौन सा होगा, देखो एक क्या है, पौधे ने जो हमारे शाकाहारी लोगों द्वारा पर सेवन किए जाने से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के संरक्षण तंत्र का विकसित किए, जैसे कि रूपांतरण बचाव, जैसे थार्न या स्पाइन जिसमें आता है, और रासायनिक बचाव के लिए विषाक्त या निवारक या पाचन अवरोधक यौगिक इसमें शामिल किए जाते हैं, राइट। देखो यहाँ पर बोला है एकेसिया, एकेसिया में तीक्ष्ण कांटे होते हैं जो शाकाहारी द्वारा उपभोग करने के लिए रोकने के लिए एक रूपांतरण संरक्षण के काम करता है। तो हमारा पहला करेक्ट हो गया। दूसरा,
दूसरा है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस ये हमारा क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, इनके नामक अत्यधिक विषैले रसायन को उत्पादन करता है जो गायों और बकरियों जैसे पशु को चरने के रोकते हैं। ये भी हमारा करेक्ट हो गया। तीसरा देखते हैं निकोटियाना जो टबैकम है, ये है ना, निकोटियाना टबैकम तंबाकू का एक पौधा होता है जो निकोटिन का उत्पादन करता है। ये एक शक्तिशाली यहाँ पर न्यूरोटॉक्सिन होता है जो शाकाहारी और कीटों के खिलाफ रासायनिक रक्षा के रूप में काम करता है। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट हो गया। चौथा अफीम पोस्ता। अफीम पोस्ता जो जिसको बोलते हैं पेम्पेवर, जो हमारा सोमनीफेरम मॉर्फिन और अन्य एल्कलाइड्स का उत्पादन करता है जो जानवरों को तीव्र शारीरिक प्रभाव डालते हैं और यहाँ पर रासायनिक रक्षा के रूप में काम करते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। पूछे कौन सा साग बच्चों के प्रति रासायनिक जो सुरक्षा के रूप में काम करता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा चारों, 1 2 3 4। ठीक है, सी हमारा आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का। ठीक है, 63 नंबर देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से। मोनोट्रेम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सभी जीवित मोनोट्रेम केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में यहाँ पर पाए जाते हैं, जो पापुआ न्यू गिनी में यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। राइट, क्योंकि सभी मौजूदा जो हमारे मोनोट्रेम प्रजातियाँ ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी तक ही सीमित हैं, जिसमें उनका वितरण अत्यधिक सीमित और भौगोलिक रूप से अलग थलग हो जाता है। ठीक है, तो एक यहाँ से हमारा करेक्ट बात है। दूसरा, एक्लिडना अंडे देते हैं और मादा अपने पेट में बने थैली में उन्हें तब तक रखते हैं जब तक वे हैच ना हो जाए। राइट, सेकंड क्या है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा से करेक्ट, क्योंकि एक्लिडना में मादा एकल अंडा देती है। इससे क्या है, एक अस्थायी थैले में तब तक रखते हैं जब तक वह हैच ना हो जाए। नवजात शिशु फिर दूध पर निर्भर रहता है जो स्तन ग्रंथि जो होती है उससे स्रावित होता है, क्योंकि एक्लिडना में थन जो होते हैं, जो निपल्स होते हैं, ठीक है, उनकी कमी होती है। राइट, इस वजह से क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है प्लेटिपस के नर विष उत्पन्न करते हैं जो उनकी रक्षा प्रणाली के रूप में काम करता है। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो नर प्लेटिपस होते हैं ये विषैला होता है, क्योंकि जिसमें हमारे बीटा डिफेंसिस होते हैं, जिसके नामक जो सुरक्षात्मक प्रोटीन होते हैं वो होते हैं जो रोग पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया हैं और वायरस हैं उसमें छेद करके यहाँ पर उन्हें नष्ट कर देते हैं, है ना। वे इस विष का उपयोग अपने बचाव तंत्र के रूप में काम करते हैं। तीनों बातें हमारी क्या करेक्ट हो जाएंगी। आपसे भी बोल सकता है कि जो छेद करते हैं वायरस, मतलब यहाँ पर होते हैं, वो अपने विष का उपयोग करने के अपने बचाव के लिए नहीं, या फिर दूसरे की हानि के लिए यहाँ पर ऐसा करते हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट पूछ सकता है ना, यहाँ पे घुमा सकता है तीसरे स्टेटमेंट को। तो याद रखना है, वो जो छेद करते हैं अपना वायरस में छेद करके नष्ट करते हैं, तो अपने विष को उपयोग करके को बचाव के लिए करते हैं। राइट, ये बात याद रखना है। तो आंसर क्या होगा, 63 का डी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 64 नंबर। रॉटरडैम कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। कन्वेंशन खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित होता है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहले 64 का हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि रॉटरडैम कन्वेंशन हमारा है वर्ष 1998 में अपनाया गया था और 2004 में लागू हुआ था। ये एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है जिससे कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के व्यापार में सूचित निर्णय लेने की यहाँ पर सुविधा के लिए डिजाइन किया गया था। सेकेंड, ये पक्षकारों के बीच साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए पूर्व सूचित की सहमति उसकी प्रक्रिया पर आधारित होता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि कन्वेंशन की प्रमुख विशेषता पूर्व सूचित सहमति जो होती है वह प्रक्रिया होती है जिसके लिए निर्यातकों को कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध खतरनाक जो पदार्थ हैं उसकी शिपिंग करने से पहले आयात करने वाले जो देश हैं उसकी स्पष्ट सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, कन्वेंशन को FAO मतलब फूड हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है, मतलब फूड जो हमारा अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और UNEPA इसको तरह यहाँ पर प्रशासित किया था इसको। राइट, तीसरा हमारा क्या होगा, जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी आपका करेक्ट है। राइट, क्योंकि यहाँ पर जो FAO है, राष्ट्रीय जो हमारा राष्ट्र खाद्य सुरक्षा जो हमारा है ये, और यहाँ पर UNEP मतलब जो हमारा यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है ये, इसके रूप से यहाँ पर इसे प्रशासित किया था। राइट, तो हमारा ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों बातें क्या है यहाँ से एकदम करेक्ट है। तो आंसर पूछा है सही कौन सा है, तो डी। 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पशु शरीर विज्ञान के संदर्भ में एस्टिवेशन है ना, एस्टिवेशन के जो शब्द की व्याख्या करता है। यहाँ पे इनमें से कौन सा जो पशु शरीर विज्ञान है इसमें एस्टिवेशन शब्द की सबसे उपयुक्त व्याख्या कौन सी करता है ना, परिभाषा कौन सी बताता है। तो देखो यहाँ पर जो 65 क्वेश्चन है इसमें हमारा जो एस्टिवेशन है, एस्टिवेशन एक प्रकार की सुप्तावस्था होता है जो अकशेरुकी जो हमारे होते हैं और कशेरुकी दोनों प्रकार की जीवों में देखी जाती है। आपसे बोलेगा जो हमारा एस्टिवेशन है ये सिर्फ अकशेरुकी जीवों में देखी जाती है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ सकता था आपसे, है ना। तो याद रखना है कि अकशेरुकी है ना और कशेरुकी दोनों में देखे जाते हैं। राइट, ये
इसमें वे जो हमारे गर्म और शुष्क जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र के दौरान यहाँ पर जो निष्क्रिय हो जाते हैं, उनकी जो चयापचय दर होती है, जो मेटाबॉलिक रेट होते हैं, वो बहुत कम हो जाती है, जिससे क्या उन्हें सूखे में और अत्यधिक गर्मी के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सहायता करता है, जो विशेषकर गर्मियों में लंबे और सूखे समय में होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपका जो 65 का बी आंसर स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निर्जलीकरण को रोकने के लिए उच्च तापमान और शुष्क अवधि के दौरान जानवरों द्वारा दर्ज की गई कम से कम चयापचय गतिविधि की स्थिति। देखो मैंने क्या बताया यहाँ पर, मैंने आपको थोड़ा सा अंदर तक बताया, लेकिन फिर भी आप वो करने के बाद भी आंसर शायद आप नहीं निकाल पाओगे इसको, क्योंकि इन्होंने इनकी जो लैंग्वेज है काफ़ी टफ है, निर्जलीकरण बोल दिया है इनको, इसको रोकने के लिए। तो आप क्या अच्छे से इसको जब तक नहीं पढ़ोगे तो आप एक एक चीज़ आपको यहाँ से स्टेटमेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करो, कैसे पूछ रहा है उसकी लैंग्वेज समझो। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज समझने के लिए कहता है कैसे पूछता है उसी टॉपिक पे क्वेश्चन। ठीक है, वो याद रखना है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा 65 का बी। जो मैंने 2 एक्स्ट्रा पॉइंट बताया आपको जो याद रखने हैं। ठीक है, 66 नंबर। देखो जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपसे सेम यही पूछे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टॉपिक यही हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन होगा वो अलग अलग पूछ सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या क्या यहाँ पर इसमें था, निर्जलीकरण क्या था, है ना, और यहाँ पर क्या यहाँ से जो अपचय थी दर ये क्या थी, है ना, कैसे रुकी थी, कैसे रुकी थी, ये बातें आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है। क्वेश्चन 66 है, पारिस्थितिक संरक्षण की जो रणनीतियाँ हैं उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। देखते हैं इसको 66 को। पहला स्टेटमेंट है, फ्लैगशिप प्रजाति के मुख्य रूप से पूरे पारिस्थितिक तंत्र को विनियमित करने के लिए उन्हें के जो पारिस्थितिक है उनको प्रभावित होना हेतु चुना जाता है। ठीक है, तो 66 से क्या होगा, पहला यहाँ से गलत है, क्योंकि जो फ्लैगशिप प्रजाति उनको उनके पारिस्थितिक जो प्रभुत्व उसके लिए नहीं, बल्कि उनके संरक्षण प्रयासों के क्रम में जागरूकता का सार्वजनिक समर्थन बढ़ाने के लिए उनकी क्षमता के लिए यहाँ पर चुनते हैं, है ना। ये प्रजातियाँ आमतौर पर संवेदनशील या प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि भारतीय बाघ या जॉइंट पांडा, इसके लिए यहाँ पर संरक्षण की व्यापक जो परिस्थिति है उसका समर्थन मिलता है। तो पहला हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा, कीस्टोन प्रजातियाँ क्या होती हैं, फ्लैगशिप प्रजातियाँ आपने देखा, अब कीस्टोन प्रजातियाँ देखो। कीस्टोन प्रजातियाँ बोला है पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और कार्यप्रणाली बनाए रखने की प्रमुख भूमिका निभाती है, और उनके अभाव से पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला है, देखो दूसरी जो हमारा कीस्टोन प्रजाति है इसका पारिस्थितिक तंत्र में इसकी संरचना का कार्यप्रणाली पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उनके अभाव से क्या है, जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पर प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए बाघ या मगरमच्छ जैसे जो शिकारी जंतु हैं, शाकाहारी जीव, उनकी आबादी के लिए यहाँ पर नियंत्रित करते हैं, मदद मिलता है इससे। ठीक है, जो सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इंडिकेटर जो प्रजाति होती है ये क्या होती है। ठीक है, इंडिकेटर प्रजाति का उपयोग पारिस्थितिक तंत्र में स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति में पर्यावरणीय जो परिस्थिति है उस पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 बातें करेक्ट हैं, एक तो दूसरा और एक तीसरा। पहला हमारा गलत था, है ना, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2 और 3, ए नंबर। 67 नंबर, भारत में एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल ELS कपास के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ELS कपास मुख्य रूप से गोसिपियम हिरसुटम किस्म से प्राप्त होती है। राइट, पहला क्या होगा 67 का, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भारत में उगाई जाने वाली अधिकांश कपास लगभग जो हमारा 96% जो हिस्सा होता है गोसिपियम हिरसुटम है, जो मध्यम रेशे वाली यहाँ पर कपास है, ना कि ELS मतलब ना कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वाली। राइट, कपास मुख्य रूप से गिलस जो हमारी गोपेसियम बारबोट्स हो या आमतौर पर जिसे मिस्र या पीमा कपास के रूप में भी जाने जाते हैं उससे प्राप्त होती है। तो पहला हमारा गलत होगा, है ना। दूसरा, भारतीय किसानों द्वारा ELS कपास को कम अपनाने का प्रमुख कारण या मुख्य कारण इनकी प्रति एकड़ कम उपज का होना होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना। क्या होगा, सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा, सही बोला है। तीसरा, ELS कपास दक्षिण अमेरिका का स्थानिक है। तीसरा स्टेटमेंट पे आने से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ELS कपास है इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई थी और अब इसका जो हमारा उत्पादन है मुख्य रूप से चीन, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया तक और पेरू तक में होने लगा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये हमारा करेक्ट है तीसरा। दूसरा भी करेक्ट है, पहला यहाँ से गलत था, क्योंकि यहाँ पर जो ELS था ये जो हमारी मध्यम रेशे वाली कपास है, ना कि ELS, है ना, ये गलत हो जाएगा। आंसर 2 और 3 करेक्ट है, तो 67 का आंसर हो जाएगा 67 का 2 और 3 सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 67 हो गया। 68 नंबर देखते हैं। 68 नंबर यहाँ से अमेरिका भारत यहाँ पर 1, 2, 3 जो यहाँ पर 123 जो सैन्य परमाणु समझौते थे उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। देखते हैं, ये समझौता भारत को परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद परमाणु ईंधन की ओर यहाँ पर प्रौद्योगिकी की जो पहुँच है उसको प्रदान करेगा, है ना, या प्रदान करता है। तो 68 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, इस समझौते के तहत भारत अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी उसके सुरक्षा उपायों के तहत अपने नागरिकों और सैन्य परमाणु हथियार जो इकाई है उसको अलग करने में सहमत हो गया। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा बात यहाँ से करेक्ट है।
ठीक है, दोनों बातें हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर डील कुछ वजह से यहाँ पर रुकी हुई थी, लेकिन अभी क्या यहाँ पर इससे डील को फाइनल कर लिया गया, मतलब सहमत हो गए। तो दोनों बातें हमारी भारत में जो अमेरिका यहाँ पर 130 जो सैन्य परमाणु समझौता है उसके बारे में एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मिशन पर विचार करना है। प्रोबा 3, PUNCH पंच और तियानवेन 1, इसमें कितने सौर मिशन है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसमें हमारे सौर मिशन कितने, देखो याद रखना है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 69 का, इसमें हो जाएगा एक तो देखो पहला जो स्टेटमेंट है, जो प्रोब हमारा 3 है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो हमारा है स्पेस एजेंसी, इसका एक मिशन है जिसे उपग्रह का उपयोग करके सूर्य की कोरोना का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है, तो क्या होगा? पहला हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा पंच जो है हमारा पोलरिमेट्री जो है टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर, नासा का एक मिशन है जिसका उद्देश्य होगा कि सूर्य के बाहरी वातावरण की इमेजिंग और जो सौर वायु है उसकी निगरानी करना, ये भी करेक्ट है। तीसरा तियानवेन फर्स्ट मंगल ग्रह है, तो यहाँ पर चीन का मिशन है जिसका उद्देश्य होगा मंगल ग्रह की सतह का अध्ययन करना, यहाँ पर सूर्य का नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। तो 2 करेक्ट है, 1 और 2, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे 69 का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखो क्वेश्चन नंबर 70 करने से पहले मैं एक बात आपको और बताता हूँ। देखो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से कौन किसने यहाँ पर जो सती प्रथा है ना, सती प्रथा है या बाल विवाह, इसको रोकने के लिए इनमें से किसने यहाँ पर कदम उठाए? किसने यहाँ पर बाल विवाह को रोकने के लिए जो कदम उठाए थे, तो आपको बताना है कौन कौन से आपको स्टेटमेंट दे देगा। ये क्वेश्चन आने की उम्मीद है थोड़ा सा, क्योंकि अभी 2-3 लोग यहाँ पर न्यूज़ में थे, जैसे सावित्रीबाई फुले न्यूज़ में थी। ठीक है, और यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय है ना, ये सब यहाँ पर न्यूज़ में थे, तो इनको लेकर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, और कौन में से नहीं थे, है ना। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, डेटा लोकलाइजेशन पर अक्सर निम्नलिखित में से किस संदर्भ पर चर्चा की जाती है, बताना है। देखो जो हमारा डेटा लोकलाइजेशन है, इसको लेकर किसी देश के जो निवासी होते हैं उसके व्यक्तिगत डेटा को राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर संसाधित और संग्रहित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, राइट। जो हमारा डेटा संरक्षण है, इन नियम का प्रस्ताव कुछ व्यक्तिगत डेटा जो होते हैं, विशेषकर रूप से महत्वपूर्ण डेटा जिसको बोलते हैं फिड्यूसरी द्वारा संसाधित यहाँ पर करते हैं, इनको भारत के बाहर यहाँ पर स्थानांतरित नहीं कर सकते, राइट। तो आंसर क्या होगा? सी। यह अनिवार्य होता है करना कि इस देश के निवासियों के व्यक्तिगत डेटा उस देश के बाहर जो अंदर यहाँ पर संसाधित या और संग्रहित किए जाते हैं, है ना। यहाँ पर देखो दूसरे टाइप में पूछ आंसर दिया, मैंने क्या बोला था? डाटा यहाँ पर बाहर नहीं जाने देते हैं, तो यहाँ बोला जो उस देश के अंदर ही करते हैं, है ना कुछ। तो इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आना है कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसे स्टेटमेंट आपको देगा यहाँ से इतना पढ़ने के बाद भी, राइट। तो आंसर क्या होगा? 70 का सी। इस वजह से मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। 71 है, सिंधु जल जो हमारा संधि है उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। यह संधि भारत को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के जल तक पहुँच को या पूर्ण को पहुँच प्रदान करती है, राइट। पहला क्या होगा? पहला जो हमारा स्टेटमेंट यहाँ से बोला है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये गलत होगा, ठीक है। क्योंकि देखो गलत है, क्योंकि सिंधु जल जो हमारा है सिंधु जल पूर्वी नदियों सतलुज, व्यास, रावी, ठीक है। कौन सा? सतलुज, व्यास, रावी, इनका पानी भारत और पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित करता है, जिस वजह से हमारे यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। तीसरा, सेकंड, भारत और पाकिस्तान के बीच जल का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1960 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से हमारी करेक्ट होगी। तीसरा, संधि के तहत किशनगंगा और जो हमारे रतले पनबिजली परियोजना इसका विवाद केंद्र बिंदु रही थी, ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि किशनगंगा और यहाँ पर रतले परियोजना थी, ये IWT के तहत यहाँ पर विवाद का विषय रही थी। IWT मतलब सिंधु जल विवाद के तहत, ये भी करेक्ट है, ठीक है। पहला क्या था? पहला आपका गलत था, दूसरा आपका सही था और तीसरा आपका सही। चौथा, भारत झेलम की सहायक नदी पर किशनगंगा परियोजना को चिनाब नदी पर रतले परियोजना का निर्माण कर रहा है। चौथा भी हमारा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारत जो है झेलम की सहायक नदी पर किशनगंगा जल विद्युत परियोजना और चिनाब नदी पर रतले परियोजना का यहाँ पर निर्माण कर रहा है। तो 3 बातें हमारी करेक्ट है। पूछा कौन सा सही, कौन सा है? तो 2, 3, 4, आंसर बी 71 का। 72, WHO और संयुक्त राज्य अमेरिका के संगठन के सदस्यता वापसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। WHO के संविधान के सदस्य देशों को किसी भी समय सदस्यता वापसी की अनुमति देने का प्रावधान किया जाता है या प्रावधान होता है, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला यहाँ से हमारा गलत है, क्योंकि WHO के संविधान में इसे वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। दूसरा, अमेरिकी सदस्यता वापसी प्रक्रिया के लिए 1 वर्ष में नोटिस और वर्तमान वित्तीय दायित्व का भुगतान करने की आवश्यकता होती है।
सेकंड हमारा क्या, सेकंड करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी जो कॉन्फ्रेंस है, जो कांग्रेस है, इसने वर्ष 1948 में एक शर्त रखी थी जिसके तहत 1 वर्ष के नोटिस और उस वर्ष के यहाँ पर बकाया भुगतान के बाद ही वापसी की अनुमति थी। सेकंड सही हो गया। तीसरा, वर्ष 2023 में चीन अमेरिका के बाद WHO में दूसरा सबसे बड़ा स्वैच्छिक योगदान करता था। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये गलत होगा तीसरा, ठीक है। तीसरा हमारा गलत होगा क्योंकि वर्ष 2023 में दूसरा सबसे बड़ा स्वैच्छिक योगदानकर्ता बिल एंड जो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन था, है ना कि चीन, राइट। तो हमारा चीन गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, तीसरा भी गलत है। तो आंसर क्या, आंसर हमारा हो जाएगा 72 का ए स्टेटमेंट, मतलब केवल 2 यहाँ से सही है, हमारा सही पूछा है। तो 73, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA, उसके बारे में विचार करना है आपको। भारत द्वारा वर्ष 2023 में शुरू किए गए IBCA की सभी संस्थापक सदस्यों को अनुसमर्थन कर दिया गया था, ठीक है। 73 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो हमारा, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2023 में मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के रूप में वहाँ पर इसे लॉन्च किया गया था। हाल ही में गठबंधन के सभी जो 5 संस्थापक हस्ताक्षरकर्ता ने इसकी पुष्टि कर दी है, जिसमें क्या है, जो लाइबेरिया नवीनतम संधि है। इस प्रकार का ये अब तक का संधि का आधारित अंतर सरकारी संगठन बन गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो गठबंधन सभी 5 संस्थापक हस्ताक्षरकर्ता इसकी पुष्टि कर ली गई है ना। इस वजह से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, इसका उद्देश्य 5 बड़ी बिल्ली प्रजाति के संरक्षण को प्रयास को बढ़ावा देना, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड गलत है, क्योंकि 7 बड़ी बिल्ली प्रजाति, 5 नहीं, क्योंकि शेर, बाघ, तेंदुआ, ठीक है, शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता, 4 नंबर चीता हो गया, ठीक है। 5th नंबर आपका हो गया हिम तेंदुआ, छठा जगुआर, 7वां आपका प्यूमा, ठीक है। तो ये 7 हैं टोटल, वैश्विक संरक्षण पर केंद्रित हैं। तो हमारा सेकंड गलत हो गया। तीसरा हो गया यहाँ से, तीसरा है भारत, निकारागुआ, गोवा, लाइबेरिया, इस्वातिनी और सोमाली संस्थापक हस्ताक्षर करता है इसके। तीसरा हमारा क्या होगा, तीसरा यहाँ से करेक्ट है। 2 बातें करेक्ट है, एक और 3, आंसर क्या होगा 73 का बी। 74 है एकीकृत पेंशन योजना, जिसको बोलते हैं UPS, ठीक है। UPS के बारे में निम्नलिखित पदों पर विचार करें। ये योजना न्यूनतम 10 वर्षों की योग्यता सेवा के बाद 10,000 रुपये मासिक पेंशन के आश्वासन देती है, ठीक है। तो 74 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहा है। दूसरा, एकीकृत पेंशन योजना ने सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को यहाँ पर पूरी तरह से बदल दिया है। सेकंड क्या होगा, सेकंड में हमारे से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो UPS राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो NPS का प्रतिस्थापन नहीं है, बल्कि ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में प्रदान करता है। तो गलत हो जाएगा। तीसरा, जैसे तीसरा स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है कि जो हमारे सेवानिवृत्त हैं, ठीक है, सेवानिवृत्त जो व्यक्ति हैं उसका निकटतम परिवार, जो हमारा रिटायरमेंट हो जाता है उसका निकटतम परिवार, उसकी मृत्यु के मामले में जो सेवानिवृत्त होते हैं उसकी व्यक्ति द्वारा ली गई अंतिम पेंशन का 60% हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। तो तीसरा करेक्ट है और यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, राइट। दूसरा यहाँ से हमारा गलत था। तो आंसर क्या होगा, आंसर पूछा सही कौन सा है, तो हमारा सही आंसर जो होगा वो 1 और 3, सी स्टेटमेंट यहाँ से 74 का करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर, भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। देखते हैं इसको। यहाँ से पहला स्टेटमेंट है, इथेनॉल मिश्रण जो मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम जो EPP है, इसके तहत मिश्रण के लिए प्रयोग किया जाने वाला इथेनॉल 80% शुद्ध अल्कोहल होता है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा प्रयोग किया जाने वाला इथेनॉल होना चाहिए वो 99.9% यहाँ पर शुद्ध अल्कोहल होना चाहिए, ना कि यहाँ पर 80%। तो गलत हो गया पहला। दूसरा है, सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल EBP कार्यक्रम के तहत 2025-26 तक इथेनॉल के 20% सम्मिश्रण को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो पेट्रोल 20% इथेनॉल को मिश्रण को सांकेतिक शुरू करने में कार्यक्रम के तहत वर्ष 2030 के लिए यहाँ पर इसे निर्धारित किया गया था, ना कि वर्ष 2020 में आर्थिक जो मामले उसके मंत्रिमंडल समिति ने इसे लक्ष्य बढ़ाकर 2025 कर दिया था, ठीक है। तो आंसर सिर्फ हमारा दूसरा करेक्ट है, पहला गलत है। तो आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 76 है, भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप जो पर यूजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी है, पहल जो टेस्ट पहले स्टार्ट की गई, ये हस्ताक्षर किए गए। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा 76 का, ये संयुक्त राज्य अमेरिका USA। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो वाशिंगटन यात्रा थी उसके दौरान भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ट्रस्ट पहल का यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस पहल का उद्देश्य जो रक्षा कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है, अर्धचालक जो है, क्वांटम कंप्यूटिंग और जो प्रौद्योगिकी ऊर्जा उसको अंतरिक्ष सहित यहाँ पर महत्वपूर्ण उभरती जो प्रौद्योगिकी है उसमें दोनों जो देशों के बीच यहाँ पर सहयोग को बढ़ावा देना। तो आंसर क्या होगा, यहाँ से जो
सी स्टेटमेंट है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 भारत कतर संबंध के में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत और कतर अगले 5 वर्ष में अपने द्विपक्षीय जो हमारे व्यापार है उसको दोगुना कर 28 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, राइट। तो पहला यहाँ से क्या होगा, पहला हमारा से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर रणनीतिक जो साझेदारी है ये अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय जो व्यापार है इसकी लक्ष्य को दोगुना कर 28 अरब डॉलर करने का यहाँ पर कतर ने 10 अरब डॉलर का निवेश भारत में लाने के लिए यहाँ पर फैसला किया था। तो पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है दोनों देशों ने अपने व्यापार संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो देश हैं उस के बीच गहरी आर्थिक, राजनीतिक और जो सुरक्षा है उसकी भागीदारी का प्रतीक मानते थे। लेकिन दोनों देशों ने एक मुक्त व्यापार समझौते की तलाश पर चर्चा की। लेकिन अब क्या है, दोनों अब तक कोई ऐसा यहाँ पर समझौता नहीं हुआ है ना। यहाँ पर बोला समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए, लेकिन कोई यहाँ पर समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए गए, है ना। सिर्फ यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर बात चल रही थी लेकिन कोई समझौता किया नहीं है, ठीक है। तो पहला आंसर हमारे यहाँ से करेक्ट होगा ए नंबर स्टेटमेंट 77 का। 78 देखते हैं। 78 है स्कूल ऑफ जो हमारा अल्टीमेट लीडरशिप जो कॉन्क्लेव 2025 है उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। कॉन्क्लेव का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्वकर्ता को अपने वास्तविक जीवन के अनुभव को साझा करने के लिए एक साथ लाना, ताकि युवाओं के मजबूत जो नेता बनने के लिए जो प्रेरित मार्गदर्शित है वो किया जा सके, ठीक है। तो पहला क्या होगा, पहला जो हमारा 78 इसका स्टेटमेंट ये करेक्ट होगा, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर हाल ही में गांधीनगर जो भूटानी जो पीएम जो शेरिंग तोब्गे की उपस्थिति में पहले सोल लीडरशिप का कॉन्क्लेव का उद्घाटन भी किया था, ठीक है। तो इसको यहाँ पर बताया था, ये पहली बात करेक्ट हो जाएगी। दूसरा, द सोल गुजरात में स्थित एक सरकारी वित्त पोषित नेतृत्व संस्थान है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल ऑफ द अल्टीमेटम जो लीडरशिप सोल है ये निजी तौर पर एक हमारे वित्त पोषित संस्थान है, ना कि यहाँ पर सरकार द्वारा वित्त पोषित, ठीक है। ये गांधीनगर गुजरात में गिफ्ट सिटी को परिधि पर स्थित है। तो यहाँ पर सेकंड गलत हो जाएगा, हमारा क्या है सरकारी नहीं होगा, ये आपका निजी प्राइवेट होगा। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है 78 का, तो आंसर यहाँ से ए यहाँ से सही हो जाएगा। 79 निम्नलिखित में से कौन सा एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सही वर्णन करता है। बेल्ट एंड जो रोड इनिशिएटिव है इसका सही वर्णन कौन करता है ना। देखो इसका जो सही वर्णन होगा ये हमारा करेगा चीन द्वारा एक आर्थिक और रणनीतिक पहल का उद्देश्य जो बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाला व्यापार मार्गों का एक विशाल नेटवर्क विकसित करना, ठीक है। तो क्या होगा 79 का ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पहल जो होगी हमारी परिवहन, ऊर्जा और दूरसंचार बुनियादी ढांचे को एक विशाल नेटवर्क को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें बंदरगाह, पुल, उद्योग, गलियारे यहाँ पर शामिल होंगे कि ताकि जो हमारी कनेक्टिविटी है उसमें सुधारों और क्षेत्रीय एकीकरण को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो आंसर हमारा 79 का एक करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर है, 80 नंबर क्वेश्चन। अरहर, काला चना, लाल मसूर की दाल, इनमें से कितने दलहन आत्मनिर्भरता के लिए भारत के मिशन के अंतर्गत शामिल हैं, ठीक है। देखो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा है अरहर है ना, काला चना और लाल जो हमारी मसूर की दाल है, तो क्या है यहाँ से सभी तीनों स्टेटमेंट है हमारे यहाँ से करेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने 2025-26 में केंद्रीय जो बजट था उसमें तुअर, अरहर, उड़द क्या काला चना है ना, इनको लेकर यहाँ पर मसूर जो लाल मसूर है उस पर ध्यान केंद्रित किया था। साथ में 6 वर्ष की दालों को जो 6 वर्ष है उसमें दालों को आत्मनिर्भर भारत का मिशन भी शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। बजट में इस योजना के लिए कितना 1000 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए। इसका लक्ष्य होगा कि 3 दलहन फसलों के संबंध में न्यूनतम समर्थन जो मूल्य होगा उस पर आधारित खरीद और कटाई के बाद यहाँ पर भंडारण का समाधान प्रदान करना होगा। तो यहाँ पर ये बजट से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 80 का आंसर सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों यहाँ से सही बातें होंगी, ठीक है। देखो इस टाइप से जो मैंने बजट और इकोनॉमिक सर्वे और यहाँ पर कुछ सरकारी योजनाएं हैं उसको लेकर मैंने जो खान सर का जो क्लास टेस्ट था, ठीक है, खान सर का क्लास टेस्ट है वो मैंने आपको कराया हुआ है, राइट। वहाँ पे जाके देख सकते हो, काफ़ी अच्छा पेपर है वो। उसका सेकंड पार्ट कराना है, वो सेकंड पार्ट मैं आपको कल करा दूंगा, ठीक है। बाकी पहला पार्ट मैं करा चुका हूँ, वो भी जाके आप देख सकते हो, वीडियो सेक्शन में मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 81 डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक विधेयक, इसके संदर्भ में आपको विचार करना है। ये विधेयक डिजिटल बाजार प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करने के लिए पूर्व घटनाक्रम जो घटनात्मक होते हैं उस पर नियामक ढांचे का प्रस्ताव करता है, ठीक है। तो क्या होगा 81 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो रहेगा इसका ये गलत है, क्योंकि मौजूदा जो हमारा प्रतिस्पर्धात्मक अधिनियम 2002 है ये पूर्व घटनात्मक ढांचे का उपयोग करता है, अर्थात ये किसी भी घटना के घटित हो जाने के बाद हस्तक्षेप करता है, राइट। और जबकि डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक है ये 2024 का एक पूर्ण सक्रिय नियामक ढांचे का प्रस्ताव करता है, ठीक है, ताकि प्रतिस्पर्धा जो विरोधी व्यवहार है उससे पहले ही यहाँ पर रोका जा सके, ठीक है। तो पहला यहाँ से गलत होगा, ठीक है, नियंत्रित करने के लिए बोला ऐसा, तो यहाँ पर गलत होगा पहला। दूसरा, ये प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यमों
को पूर्व सक्रिय ढंग से विनियमित करने का अधिकार देता है। सेकंड क्या है, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा SHDE, SHDE मतलब यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट में यहाँ पर हमारा होगा SHDE का फुल फॉर्म होता है जो हमारा डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक विधेयक है, ठीक है। इसको निर्धारण के लिए केवल कारोबार और जो हमारा बाजार पूंजीकरण जैसी मात्रात्मक सीमाओं को विचार किया जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका जो रहेगा तीसरा वाला ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो SHDE के वर्गीकरण के लिए जिन मुख्य डिजिटल सेवाओं को विचार किया जाता है उनमें से सर्च इंजन, सोशल नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, और वेब ब्राउजर यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर केवल कारोबार और पूंजी बाजार को लेकर इसमें बोला है कि ये, ठीक है। और ये हमारी जो SHDE पहचान है, इसकी करने के लिए मात्रात्मक गुणात्मक दोनों मानदंड यहाँ पर अपनाने होते हैं, है ना। इसकी सिफारिश करनी होती है और मात्रात्मक मानदंड कारोबार सकल जो हमारे व्यापार मूल्य और बाजार पूंजीकरण ये भी शामिल होते हैं, जबकि यहाँ पर गुणात्मक मानदंड को एकत्र किए गए डेटा की मात्रा का एक पहलू शामिल होता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तीसरा वाला गलत होगा, ठीक है। यहाँ पर बोला बाजार पूंजीकरण जैसी मात्रात्मक जो हमारी सीमा है इस पर, ठीक है। बाजार पूंजीकरण के साथ साथ और भी यहाँ पर था कारोबार, व्यापार, सकल मूल्य, है ना, बाजार पूंजीकरण शामिल है। तो ये सब चीज़ यहाँ पर इसमें शामिल थे। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है। पूछा क्या कौन सा सही है, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बी नंबर 81 का। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित पहलुओं पर आपको विचार करना है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, राइट, और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, नेशनल बेम्बू मिशन, इनमें से कितनी पहल का उद्देश्य उल्लेख भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र वन जो मंच है UNFF उसके 19वें सत्र में यहाँ पर किया गया था, ठीक है। ये किया गया था हमारा, देखो यहाँ पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र वन जो हमारा मंच था उसमें 19वें सत्र का भाग लिया था, जो 6 से 10 मई 2024 तक यहाँ पर आयोजित किया गया था। इसका मुख्यालय हमारा जो था न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, राइट, और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यहाँ पर जो था, इनको भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र मंच के रूप में 19वें सत्र में प्रजाति संरक्षण के आवास सुरक्षा के रूप में महत्वपूर्ण पहल के रूप में रेखांकित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चौथा जो नेशनल बैम्बू मिशन है ये इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। नेशनल जो बैम्बू मिशन है इसको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने के बावजूद इस मंच की उल्लेखित इसमें नहीं किया गया था। तो आंसर 1 2 3 तीन स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। 83, कृषि सखी कंजर्वेशन कार्यक्रम जो है इसके बारे में आपको विचार करना है कौन सा सही है, ठीक है। देखते हैं 83 को। KSCP का उद्देश्य ग्रामीण जो महिलाएं इनको प्रशिक्षित कर उन्हें पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में प्रमाणित कर सशक्त बनाना, राइट। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ये बात एकदम सही बोला है। दूसरा मिनिस्ट्री पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये कार्यक्रम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच सहयोगात्मक प्रयास होगा। तीसरा क्या, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट होगा। पहला भी सही है और दूसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें एकदम करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2 दोनों यहाँ से करेक्ट है। इसका मिनिट्री भी सही है और इसके बारे में जो बात बता रहा है ये भी बात एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 84, वर्ष 2024 में जारी किए गए साइबर स्पेस संचालन हेतु संयुक्त सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये सिद्धांत सेना प्रमुख द्वारा सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान जारी किया गया था, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संयुक्त जो हमारा साइबर स्पेस संचालन सिद्धांत जो है इसको चीफ ऑफ डिफेंस CDS जनरल अनिल चौहान द्वारा यहाँ पर 18 जून को यहाँ पर नई दिल्ली में आयोजित जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उसकी बैठक के दौरान यहाँ पर जारी किया गया था, ना कि यहाँ पर सेना प्रमुख के द्वारा, तो गलत हो गया। दूसरा, इसका उद्देश्य है इसका उद्देश्य होगा हमारा कमांडरों को भूमि, समुद्र और वायु जैसे जो पारंपरिक क्षेत्र हैं उसमें साइबर स्पेस को संचालन को हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी ये भी गलत है, क्योंकि इसका उद्देश्य होगा कि हमारा जो सैन्य है, सैन्य दृष्टिकोण से साइबर स्पेस की जो समाज है उसको बढ़ावा देना और ऐसे अभियान चलाना या अभियान योजना बनाना जिसमें संचालन के लिए वैश्विक जो हमारे मार्गदर्शन है उनको यहाँ पर प्राप्त हो सके और जो हमारा महत्वपूर्ण युद्ध है उसके क्षेत्र में देखते हुए संचालन करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान सके, ना कि यहाँ पर भूमि, समुद्र और वायु जैसे जो पारंपरिक है ना उनको, ठीक है। तो ये हमारा भी गलत हो गया, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है। तो आंसर क्या होगा, 84 का आंसर हमारा डी, ना तो एक सही है और ना तो डी, मतलब एक सही है ना तो 2, ठीक है। तो 84 का डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 85 नंबर, निम्नलिखित में से ई मोबिलिटी और R&D जो होती है रोड मैप फॉर इंडिया के संदर्भ में आपको विचार करना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। ये ऊर्जा भंडारण, सामग्री पुनर्चक्रण और EV एग्रीगेट्स जैसे जो क्षेत्र है उसके अनुसंधान को बढ़ावा देता है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ई मोबिलिटी अनुसंधान एवं विकास जो है ये अनुसंधान परियोजनाओं को 4 प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है, ऊर्जा भंडारण, ठीक है, EV हमारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं है ना, और सामग्री जो पुनर्चक्रण तो इनको लेकर यहाँ पर ये, तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन, मूल श्रृंखला EV
में आयात पर निर्भरता को कम करना होता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, ये भी बात सही बोल रहा है। तीसरा, ये रोड मैप केवल ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI द्वारा बाहरी मार्गदर्शन के बिना पर तैयार किया गया था। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है हमारा। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस रोड मैप को तैयार करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसे केवल ARAI द्वारा ही तैयार नहीं किया गया था, क्योंकि यहाँ पर ये रोड मैप ई मोबिलिटी पर जो परामर्श है उसके समूह से यहाँ पर इसको तैयार किया गया था, जिसे क्या सरकार के जो शैक्षणिक संस्थान है और उद्योग जगत भी यहाँ पर इसमें शामिल थे। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 और 2 यहाँ से करेक्ट है। पूछा क्या है, सही कौन सा है, तो 1 और 2, एक स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा। 86 नंबर, 86 है, हाल ही में लद्दाख की जो रॉक वर्निस परत है उसमें खोजे गए मैग्नेटोफॉल्सिस के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये हमारे परसियवेरेंस रोवर द्वारा देखे गए कि मार्टियन रॉक जो कोटिंग से उसके साथ यहाँ पर समानता को दिखाता है, ये समानता दर्शाता है। ठीक है, तो पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि लद्दाख में पाए गए जो हमारे रॉक वर्निस में नासा के जो परसिवेरेंस रोवर है उसके द्वारा मंगल ग्रह की जो चट्टान है उस पर देखी गई कोटिंग्स के समान विशेषताएं हैं, है ना, तो पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, ये मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न चुंबकीय कणों के जीवाश्म अवशेष होते हैं। सेकंड क्या होगा, सेकंड में हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमारा मैग्नेटोसिल जो हमारा मैग्नेटोटिक जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा पीछे छोड़े गए कुछ यहाँ पर चुंबकीय कण होते हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके स्थानांतरित करने के लिए मैग्नेटाइट का उपयोग करते हैं। ये बैक्टीरिया चरम वातावरणीय परिस्थितियों में रहते हैं और उनके जीवाश्म के अवशेष की जो वैज्ञानिक है उनके पिछले वातावरण को समझने में मदद भी करते हैं। तो दोनों बातें हमारी 86 के यहाँ से करेक्ट हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से जनजातीय समूह आंध्र प्रदेश में लोअर सिलेरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण में योगदान देने के लिए बावजूद बिना बिजली के जीवन के जीने की खबरों में न्यूज़ में था। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से, ये पोरजा, पगाटा, गोंड और कोंड डोरा। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, ये हमारा ये 4 जनजातियाँ जो थी हमारी, ये चारों की प्रमुखता जो थी ये खबरों में थी कि जो अगस्त 2024 में, क्योंकि ये गांव में रहती हैं जो आंध्र प्रदेश में 1970 के दशक में लोअर सिलेरू जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसके निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके बावजूद भी अभी तक ये क्या है, अभिविद्युतीकृत हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा 87 का। 88 नंबर क्वेश्चन है, कृषि में अवसंरचना विकास योजनाओं के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहले यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर प्रमुख प्रावधान दे रखे हैं। पहला यहाँ पर 88 का पहला बोल रहा है, इसमें ये बोला है कृषि अवसंरचना कोष जिसको बोलते हैं AIF, है ना, ये बोला है प्रत्येक पात्र इकाई विभिन्न स्थानीय जो हमारी निर्देशिका होते हैं उसकी कोर्स के अंतर्गत अधिकतम परियोजनाओं को लाभ प्राप्त कर सकती है। तो पहला क्या होगा, पहला हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। कृषि विपणन अवसंरचना योजना, ये समेकित कृषि विपणन स्कीम होता है, उसके भंडारण के लिए संरचना विकास के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है इसको। ठीक है, सेकंड भी हमारा करेक्ट हो गया। तीसरा है PMKSYC कोल्ड चेन योजना। ये क्या है, ये जो हमारी योजना है इस स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए पात्र इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी स्टैंड एलोन जो कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ हैं, है ना, ये योजना एकीकृत कोल्ड चेन जो परियोजना है उस पर केंद्रित करेगी, ना कि यहाँ पर एक स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए यहाँ पर जो स्टोरेज इकाइयाँ होंगी उनको लेकर। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। चौथा, कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। चौथा क्या होगा, चौथा हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये राज्यों के सहयोग से 3 वर्षों के भीतर निजी किसान उसके भूमि का डिजिटल मानचित्र करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था। चौथा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कितनी बातें करेक्ट हैं, 3 बातें करेक्ट हैं, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा 88 का हो जाएगा। 88 का 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी। ठीक है, 89 नंबर, छठे क्वाड शिखर सम्मेलन के तहत डिजिटल बुनियादी ढांचे के पहले के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट कथन, क्वाड जो है इसके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और जो हमारे परिनियोजन है उसके सिद्धांत एक समावेशी, खुले और सुरक्षित डिजिटल जो भविष्य है उसको बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। ठीक है, तो 89 का हमारा पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात ये वहाँ पर सही बोला। दूसरा, ये सिद्धांत भारत प्रशांत देशों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए समुद्र के नीचे केबल नेटवर्क के निर्माण पर भी जोर देते हैं, है ना, सेकंड ये बोल रहा है। तो सेकंड हमारा ऐसे गलत है, क्योंकि ये पहल जो केबल कनेक्टिविटी और लचीलापन के लिए क्वाड पार्टनरशिप का हिस्सा है। ये DPI के लिए क्वाड सिद्धांत के प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा नहीं है। DPI ढांचा जल के नीचे जो केवल भौतिकी बुनियादी ढांचे के बजाय डिजिटल सिस्टम पर केंद्रित है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत होगा। सिर्फ आंसर कौन सा करेक्ट है, पहला, तो क्या हो जाएगा, सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, फ्रीना राजने डेसिपियंस के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला,
फ्रीनराच ने डेसिपियंस, जिसे बर्ड डंग क्रैब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है, जो शिकारियों से बचने के लिए यहाँ पर पक्षी की बीट की नकल करता है। ठीक है, पहला क्या होगा, पहले यहाँ पे जो 90 का स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ पे सही बोल रहे हैं, क्योंकि मूल रूप से दक्षिण एशिया में भी यहाँ पर ये पाया जाता है और इसे हाल में भारत में प्रलेखित यहाँ किया गया था। ठीक है, तो पहला सही है, भारत के असम में भी है, ऐसा बोल सकते हो। ये मकड़ियाँ विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में सदाबहार जंगलों में पाई जाती हैं। राइट, सेकेंड हमारे यहाँ से गलत होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कहाँ पर पाई जाती हैं, ये मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में सदाबहार जो हमारे जंगल हैं वहाँ पे देखी जाएंगी, और ये पूर्व तक दक्षिण पूर्व एशिया में सदाबहार वन क्षेत्र में नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाएंगे, लेकिन वहाँ के सदाबहार वनों में या जंगलों में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से गलत होगा, क्योंकि ये विभिन्न आवासों में भी पाई जा सकती है, जैसे कि उनके आवास असम में जो कुछ वातावरण है वहाँ पर भी देखा गया था। ठीक है, और यहाँ पर कुछ जो जंगली प्रजातियाँ वहाँ पर भी इनको साथ इनको देखा गया था। जरूरी नहीं कि यहाँ पर सदाबहार जंगलों में ही सिर्फ पाई जाए, तो ये गलत हो गया। सिर्फ एक पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट था 90 का, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। एक सही है और दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 91, विशेषताएं और विवरण पूछ रखा है, यहाँ पर देखते हैं इसको 91 को। पहला स्टेटमेंट ये बोला मुख्य चुनौती क्या है इसमें, निजी क्षेत्र के पर्याप्त निवेश को जुटाना, है ना, ये हमारा क्या जलवायु जो वित्त है उसकी मुख्य चुनौती होगी, जो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इनका ऊर्जा संक्रमण पर क्या फोकस होगा जलवायु वित्त को लेकर, ये बोला है कि कोयले की नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की ओर संक्रमण होगा। ठीक है, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि विद्युत जो शक्ति स्थापित क्षमता 50% तक प्राप्त करना और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुँचाना। ठीक है, सेकंड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, ग्रीन बॉन्ड की भूमिका, ग्रीन बॉन्ड भारत में अच्छे ऊर्जा परियोजनाएं उसको लेकर वित्त पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और वे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की जो परियोजना उसकी पूंजी जुटाने तक सहायक रहते हैं, और जो भारत की व्यापक ऊर्जा जो संक्रमण रहती है उसमें यहाँ पर योगदान देते हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौथा है प्राथमिक फंडिंग स्रोत। जो प्राथमिक फंडिंग स्रोत है ये हमारे जो भारत में जलवायु वित्त के लिए प्राथमिक धन स्रोत केवल विदेशी सहायता से नहीं होता है, जबकि भारत में कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे जलवायु वित्त प्राप्त है उससे भी यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे बोला विदेशी से सिर्फ, तो विदेशी से सिर्फ नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, तीन बातें करेक्ट है, 1 2 3, तो तीन स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो सी 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 देखते हैं। 92 यहाँ से जन योजना अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है, कथन 1 और कथन 2 दे रखे यहाँ पर। ठीक है, इसका उद्देश्य पंचायत विकास योजनाओं पीडीपी को तैयार करने के जन भागीदारी को तीव्र करना। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 92 का जो पहला स्टेटमेंट है कथन ये हमारा सही होगा, ये बात सही बोला है कि इनको तैयार करना और जन भागीदारी को तीव्र करना। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से सेकंड में बोला है ये अभियान पंचायतों को 3 सभी स्तरों तक ग्राम, ब्लॉक और जिला में यहाँ पर कार्यान्वयन करना, मतलब इसको कार्यान्वित करना। ठीक, सेकंड भी हमारा यहाँ पे कथन ठीक होगा। तीसरा देखते हैं, कथन 3 भी यहाँ पर है। तीसरा है ये विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक विकास पर केंद्रित करता है, तीसरा हमारा से गलत होगा। क्यों, क्योंकि यह अभियान केवल ग्रामीण क्षेत्रों औद्योगिक विकास पर केंद्रित नहीं है, इसके बजाय है स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी संरचना, सामाजिक न्याय, इन सब में यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा 92 का सी। 2 3 में से कोई एक सही है और एक कथन की व्याख्या करता है, तो हमारे यहाँ से जो 92 का आंसर होगा वो सी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, मतलब एक देखो आप स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी, उसके हिसाब से आप अपना आंसर यहाँ देख सकते हो कि 2 हमारे करेक्ट है, तीसरा हमारे यहाँ से गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 को। भारत में पूंजी खाता परिवर्तनीयता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एस तारापोर समिति की सिफारिश के अनुसार भारत ने कुछ उदाहरणों के छोड़कर पूर्णतर पूंजी खाता परिवर्तनीयता को परित्याग किया है। ठीक है, 93 का आंसर क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि एस तारापुर समिति ने पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता को परित्याग करने की सिफारिश नहीं की थी, बल्कि इसे पूर्ण जो हमारी पूंजीगत परिवर्तनीयता है उसको अनुमति देने की दिशा में आगे बढ़ने की सिफारिश की थी, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, भारत वर्तमान में स्वचालित मार्ग के माध्यम से एक निर्दिष्ट सीमा तक विदेश के जो निवेश करने हेतु इच्छुक जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए पूंजी खाता परिवर्तनीयता की अनुमति देता है। राइट, सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा करेक्ट है, क्योंकि भारतीय जो हमारे कॉर्पोरेट्स को विदेश में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक के निवेश के लिए स्वचालित मार्ग के तहत यहाँ पर जो पूर्ण परिवर्तनीयता की अनुमति है, और 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक यहाँ पर जो वाणिज्यिक ऋण है उसका भुगतान करने से भी अनुमति दी गई है इसको। सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 93 का बी सही पूछा है। तो 94,
भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डोमिनो इफेक्ट के संदर्भ में एकदम सही वर्णन करता है? ठीक है, डोमिनो इफेक्ट के बारे में से कौन सी बात है जो सही है, इनमें से दर्शा रही चारों में, वो बताना है। राइट, देखो जो सही बात है, डोमिनो इफेक्ट एक हमारा श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये श्रृंखलाबद्ध हमारी जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, इसको संदर्भित करता है, जहां एक आर्थिक इकाई, क्षेत्र या बाजार की जो विफलता है उसके अन्य क्षेत्रों को लेकर विफलताओं की श्रृंखला को बना देता है। ठीक है, और ये जैसे कि डोमिनो गिरने से बाकी जो सारे डोमिनो है उनका क्रमशः गिरने लगते हैं, जिससे ये घटना परस्पर संबद्ध जो अर्थव्यवस्था उसके क्षेत्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है ये। राइट, तो हमारा क्या होगा, यहाँ से आंसर हमारा हो जाएगा इसका बी। ठीक है, तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है 94 का। 95 देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण सस्ते हो सकते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जो दिए जाने वाले ऋण क्या है, सस्ते हो सकते हैं। पहला क्या होगा, 95 का जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, ये यहाँ से हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर ही भारतीय रिजर्व बैंक उसके द्वारा रेपो दर में कटौती को समेत परिणाम हो सकता है। उपभोक्ता व्यय पर निवेश मांग बढ़ती है ना, जब देखो उपभोक्ता व्यय होगा उसमें निवेश की मांग बढ़ेगी, तब जब हमारा आरबीआई द्वारा रेपो दर में कटौती के संभावित परिणाम होंगे तब। अभी यहाँ जैसे कि भी कुछ देखा गया था, अभी रेपो दर में यहाँ पर कटौती की गई थी, तो सेम कंडीशन ये सेकंड वाली अभी देखी गई हाल ही में 2 से 3 दिन पहले। ठीक है, मुद्रास्फीति बढ़ सकती है ना, ये क्या है, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण में क्या ब्रैकेट जो चीफ है उसकी उत्पत्ति होती है ना, जिसमें क्या व्यक्ति की आय में नाममात्र वृद्धि के कारण यहाँ पर उच्च श्रेणी में चले जाते हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौथा है, लोगों पर कर का बोझ बढ़ सकता है। राइट, ये क्या होगा, चौथा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि इन पर जो टैक्स है कर का उनका बोझ यहाँ पर इससे बढ़ेगा। राइट, तुम्हारा चारों बातें जो एकदम करेक्ट हैं, ये भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट जो दर कटौती उसके यहाँ पर परिणाम होगा। डी नंबर 95 का करेक्ट आंसर है। 96, भारत में शहरी सहकारी बैंक के संदर्भ में आपको विचार करना है। ये संबंधित राज्य सरकारों के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत, लेकिन बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित हैं। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये उनके हालांकि जो हमारे जो उनके बैंकिंग कार्य हैं उनकी बैंकिंग विनियमन के अधिनियम के साथ 1949 के द्वारा शासित होते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं, तो पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत शहरी सहकारी बैंक केवल अपने सदस्यों की प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्रों को ही ऋण दे सकते हैं और जनता को नहीं, या आम जनता को नहीं, तो सेकंड हमारे यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे शहरी सहकारी बैंक है केवल सदस्यों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण दे सकते हैं, उससे सीमित नहीं है, जबकि यूसीबी को आम जनता तक भी ऋण प्रदान करने की अनुमति होती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा आपका केवल एक स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 96 का यहाँ से ए यहाँ से जो होगा ये करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। भारत में बीमा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडाई जो होती है, इसके वैधानिक निकाय हैं जो देश में जीवन और सामान्य बीमा दोनों को क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। राइट, पहला क्या होगा, पहले यहाँ से 97 को जो स्टेटमेंट होगा ये करेक्ट है। दूसरा, भारत में बीमा कंपनी को निवेशक की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी सभी फंडों को विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों को निवेश करना अनिवार्य होता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि देखो इसके स्थान पर जो निर्धारित परिसंपत्ति आवंटन जो प्रारूप होते हैं उसका पालन करना आवश्यक है, जिसमें अनुमोदित पर जो हमारी प्रतिभूतियाँ आते हैं उसमें बुनियादी ढांचे, इक्विटी और उनके अन्य उपकरणों में निवेश शामिल होते हैं। ये मानदंड हमारे बीमा के प्रकार जो होते हैं उसके आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं और रिटर्न जोखिम प्रदान को यहाँ पर जो संतुलन होता है उसको सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि इसकी सुरक्षा स्थिरता को यहाँ पर अपने सभी फंड के साथ यहाँ पर प्रतिभूतियों को निवेश करना अनिवार्य होता है, ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो गया। सिर्फ पहला बात यहाँ से करेक्ट है 97 में, तो आंसर क्या होगा, ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। जैसे 98 है, मुद्रास्फीति अंतराल की धारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुद्रास्फीति अंतराल से तात्पर्य उत्पादन के पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र आपूर्ति की तुलना में समग्र मांग की अधिकता से होता है। ठीक है, पहले क्या होगा, पहला स्टेटमेंट वहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा है, यदि उपयुक्त राजकोषीय या मौद्रिक उपाय द्वारा संबोधित नहीं किया जाता है तो मुद्रास्फीति अंतराल में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण बन सकती है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों बातें हमारे यहाँ से सही बोला है जो हमारी मुद्रास्फीति उसको लेकर, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर APC योजना हेतु बुनियादी ढांचे के निर्माण के संदर्भ में आपको विचार करना है कि कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही होगा, कितने सही है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट यहाँ से है 99 का, यह योजना देश में एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित देने के हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा पर
जो छत्र योजना है उसके प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत यहाँ पर शुरू की गई थी, राइट। तो क्या होगा 99 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट होगा ये करेक्ट होगा। सही बात, पूरी जो बात एकदम करेक्ट है इसके। दूसरा, ये योजना समान क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत का 35% और पूर्वोत्तर राज्यों में जो पात्र जो लागत है उनका 50% तक अनुदान प्राप्त करने के जो प्रदान करने की परिकल्पना करती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा ऐसे स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, ये योजना खाद्य उत्पादों की फार्म टू मार्केट मूल्य श्रृंखला को बढ़ाने में मेगा फूड पार्क की योजना को पूरक है, ठीक है। ये हमारी गलत है क्योंकि ये एपीसी योजना एमएफपी योजना का पूरक नहीं है, क्योंकि एमएफपी योजना जो एमएफपी मतलब जो मेगा फूड पार्क होती है इसको 1 अप्रैल 2021 में प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया था। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सही पूछा तो ओनली 2 करेक्ट है, तो बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा 99 का। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, मुद्रा बाजार और आपका डेरिवेटिव मार्केट्स, ठीक है। देखते हैं इसको 100 में। पहला स्टेटमेंट प्राथमिक बाजार वह बाजार होता है जहाँ पर नवीन प्रतिभूति जैसे शेयर, बॉन्ड्स, पूंजी जुटाने की जो जारी की जाती है वो आमतौर पर प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से की जाती है, तो पहला करेक्ट है। दूसरा, द्वितीयक बाजार इस बाजार में पहले ही जारी की गई जो प्रतिभूतियां निवेशकों के बीच खरीदी बेची जाती हैं। बॉम्बे जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे यहाँ पर जो एक्सचेंज इस बाजार का हिस्सा होते हैं। सेकंड पे हमारा करेक्ट हो गया। तीसरा, मुद्रा बाजार के अल्पकालिक वित्तीय उपकरण जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिटरी, कमर्शियल पेपर संबंधित होते हैं, ना कि दीर्घकालिक उपकरण से। तो ये दीर्घकालिक उपकरण से नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। चौथा, डेरिवेटिव्स मार्केट ये बाजार के उन वित्तीय उपकरण जैसे कि फ्यूचर्स जो ऑप्शन होते हैं व्यापार के संबंधित जो होते हैं जिनका मूल्य अन्य आधारभूत परिसंपत्ति जैसे कि हमारे शेयर, सूचकांक उस पर निर्भर करता है, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारे होगा 1, 2 और 4, मतलब 3 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 100 का सी स्टेटमेंट यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से देखो टेस्ट नंबर जो हमारे यहाँ पर 17 था फुल लेंथ टेस्ट, इसका 100 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अभी टेस्ट नंबर हमारा पर 15 भी पेंडिंग में, वो 15 भी मैं आपको पहले जो खान सर वाला टेस्ट है वो मैं करा दूँ, उसके बाद में जो 15 नंबर टेस्ट है वो भी स्टार्ट कराता हूँ, वो भी फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होगा संडे को वो भी मैं आपको मंडे को कराऊंगा उसका, राइट। बाकी जो टारगेट है डेली टारगेट को भी आप फॉलो कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, राइट। और कुछ डाउट रहता है टेस्ट को लेकर या क्वेश्चन को तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, और जो एग्जाम को लेकर कोई डाउट रहता है तो अभी आप यहाँ पे कमेंट करके टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।